हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पीवाईक्यू है यानी पेपर लेकर आया हूँ। 2022 वाला पेपर लेकर आया हूँ, तो जिसमें हम आज देखने का प्रयास करेंगे यूपी पीसीएस 2022 का प्रीलिम्स का पेपर। तो चलते हैं, अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है मिलान करना है। एक तरफ समिति दे रखी है और एक तरफ नियुक्ति का वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988। और इसने बिल्कुल मिलान सही किया हुआ है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन यानी डीडीटी एक क्या है? जैव रासायनिक प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक या गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजैव अपघटनीय प्रदूषक यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ जनजाति दे रखी है और एक तरफ उसके राज्य है। केरिया जनजाति ओडिशा, कोकी जनजाति उत्तर प्रदेश, यानदी जनजाति राजस्थान, पालियान जनजाति तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और चौथा, यानी केरिया जनजाति ओडिशा में पाई जाती है, सही है। पालियान जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। बाकी कुकी जनजाति जो पाई जाती है वो मणिपुर में पाई जाती है। कुकी और मैतेई जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें लकड़ी, गोबर, कोयला, ये बोल रहा है बायोमास ऊर्जा। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है परमाणु ऊर्जा, बाकी तीनों बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो तूतीनामा किसने रखा था? तो तूतीनामा की जो रचना की थी चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का ये यह अनुवाद है तूतीनामा। और तूतीनामा की रचना करी थी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है यानी सीएजी की जो रिपोर्ट परीक्षण करती है वो करती है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति सीएजी कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में सीएजी की चर्चा की गई है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? ये किया था कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इन्हें देखेंगे आगे। ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसे, देख लीजिए उसे, उसके लिए कि कहाँ से कैसे कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक तरफ इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड दे रखा है प्रतियोगिता 2020 में, इनकी श्रेणी और विजेता नगर का नाम देकर पूछ सकता है वो क्वेश्चन को। तो ऐसे करंट के मुद्दे देखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों यानी फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, सही है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, ये गलत है। जो किसानों को बिजली और सिंचाई पर दी जाती है सब्सिडी वो अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत आती है। विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं, गलत है। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे। तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सामिया सुलू हसन। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत
क्या लिखा हुआ है, ये संग्रहित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, यानी कौन सा अंततः सूर्य से ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है। तो इसमें भूतापीय ऊर्जा भी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बाद ही बनती है। पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सब सूर्य से प्राप्त होती हैं, यानी सूर्य से ऊर्जा लेकर ही संग्रहित करके ही प्राप्त की जाती हैं। जो नाभिकीय ऊर्जा है, इसका उत्पादन डायरेक्टली होता है। इसमें यूरेनियम और उसका परमाणु रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अनुसूची को विषय से मिलाना है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है शपथ या प्रतिज्ञान, एक का दूसरा। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। और सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। और आठवीं अनुसूची में है भाषाएं, यानी डी का तीसरा एक में ही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये स्थापित किया जाएगा जामनगर, गुजरात के जामनगर में। दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। सही है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। दोनों सही है, कारण भी सही है। व्यक्ति और संबद्धता या संबंध, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से जुड़े हैं, ए का तीसरा, ऑप्शन आंसर तो यहीं से आ गया। वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति से जुड़े हैं, सी का दूसरा। मोरारजी देसाई किससे जुड़े हैं? बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने से। और LK झा आर्थिक प्रशासन सुधार से जुड़े हैं, LK झा आर्थिक प्रशासन सुधार से। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद रजत की मुद्राएं चलाई थी। बिल्कुल सही है, यानी चांदी के कॉइन चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये भी सही है, तो इसके दोनों ही सही हो जाएंगे। सबसे पहले भारत में चांदी के सिक्के चलाने वाला शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट। भारत के जलप्रपात दे रखे हैं और अवस्थिति। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोवा में, ए का चौथा, तो ये दोनों कट जाएंगे। बरकाना जलप्रपात अवस्थित है कर्नाटक में, बी का पहला केवल एक में ही है, ऑप्शन नंबर ए। खंडाधार जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है ओडिशा में। और पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, पलानी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टीगेट स्कैंडल क्या है? ये जो संबंधित है, ये है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, ये कारक है काली खांसी का। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है, मीथेन भी है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी किस में आती है? ग्रीन हाउस गैस में आती है।
निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। और हाँ, अभी 2 ऑपरेशन याद रखना, 3 ऑपरेशन। एक तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है, तुर्की में और सीरिया में भूकंप आया था, उनकी सहायता के लिए। एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किसके द्वारा चलाया गया है? इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध। और हमास द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया गया है हमास द्वारा इजराइल के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटपाथ विक्रेता, यानी फुटपाथ विक्रेताओं को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल सही है। कौन कौन से देश हैं वो 3 देश? वो 3 देश हैं, पहला देश है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया और तीसरा है ब्रूनेई। बोर्नियो द्वीप जो है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो इन बोर्नियो द्वीप पर 3 देश अवस्थित हैं, ब्रूनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, ये दूसरा गलत है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से नहीं हुई है, तो इसका केवल एक सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक तरफ अधिकारी दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसके कार्य। ये प्राचीन कालीन अधिकारी हैं, प्राचीन काल के। जैसे बलाधिप दे रखा है, बलाधिप था चुंगी का संरक्षक, तो इसका डी का पहला हो जाएगा। डी का पहला केवल एक में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और तलार था तलार, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। और पट्टकोल था ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी, पट्टकोल। और सहसाधिपति था चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी। कैसे याद करेंगे? चोरी डकैती के मुकदमे लड़ेगा कौन? लड़ेगा चोरी डकैती के मुकदमे वही लड़ेगा, या फिर चोरी डकैती वही कर सकता है जो जिसके अंदर साहस होगा, साहस। तो साहस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, करना मत। अगला तलार, इसे कैसे याद करेंगे? बलाधिप चुंगी का सुरक्षक, चुंगी की सुरक्षा वही कर सकता है जिसके अंदर बल हो, बल। बाकी ये ऑप्शन से हो जाएंगे, याद कर लेना इन्हें। पट्टकोल बोलते थे ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी, और तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? यानी ऐसा कौन सा धार्मिक समूह है जिसका सबसे ज़्यादा भाग नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म, यानी जैन धर्म के अधिकतर लोग नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य, ये क्वेश्चन उस टाइम का विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड में। तो इनके विधानसभा अध्यक्ष पूछे थे। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ से पता लग गया कि विधानसभा अध्यक्ष और नवनिर्वाचित जो राज्य हैं, नवनिर्वाचित राज्यों में जो अध्यक्ष बने हैं वो ज़रूर याद करने हैं। जैसे अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो अब आपको क्या करना है? इनकी विधानसभा सीटें देखनी है, कौन से राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं, और इनके मुख्यमंत्री देखने हैं कि कौन से राज्य में कौन मुख्यमंत्री बना है। जैसे मिजोरम में लाल दुहोमा, और उसमें तेलंगाना में रेवंत रेड्डी। इस प्रकार देखने हैं आपको। और वैसे ही आपको इनके विधानसभा के अध्यक्ष भी देखने हैं कि कौन से राज्य में, इन 5 राज्यों में कौन से में कौन विधानसभा अध्यक्ष बना। तो ये क्वेश्चन 2023 में आने के, 2024 के पेपर में आने के पूरे चांस हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए, जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनमें रहती है कानपुर में, फिर लखनऊ में, फिर गाज़ियाबाद, फिर आगरा। 2, 4, 1, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देव समाज बनारस में, भारत धर्म महामंडल दिल्ली, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता,
राधा स्वामी सत्संग लाहौर। तो इनमें सी सही है, यानी सनातन धर्म रक्षणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में। कब हुई थी? देव समाज की स्थापना हुई थी लाहौर में। देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने की थी? 1887 ईस्वी में की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने 1829 में कलकत्ता में। भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी 1902 में हरिद्वार में। भारत धर्म महामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? हरिद्वार में। और आगे याद कर सकते हैं आप इसमें राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी शिव दयाल सिंह साहब ने। शिव दयाल सिंह साहब ने आगरा में इसकी स्थापना की थी 1861 ईस्वी में। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी में कलकत्ता में। 1883 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी रर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया? तो वो थे जी.एस. घुरिये। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री म्यूजियम में परिवर्तित किया गया? तो ये इमारत है तीन मूर्ति भवन। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये परियोजना शुरू की गई हरियाली परियोजना, वाटरशेड विकास परियोजना है। ईश्वर बर्मन, इसमें देखो अभिलेख दे रखे हैं और एक तरफ शासक का नाम, तो क्या दे रखा है? सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं बताना है। ईश्वर बर्मन का है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, सही है। जीवित गुप्ता द्वितीय का है देव वर्णार्क अभिलेख, ये भी सही है। ईशान बर्मन का है हरहा पाषाण अभिलेख, सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गया ताम्रपत्र अभिलेख सर्व बर्मन का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ क्रांति दे रखी है और एक तरफ संबंधित, किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति संबंधित है बागबानी और शहद से, ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से और ब्लैक क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। तो डी का तीसरा हो जाएगा, डी का तीसरा 2 में है, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो इनमें से कौन सी हिमालय में अवस्थित है? देखो ऑप्शन से कैसा होता है सवाल, हमें पता है कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला केरल कर्नाटक सीमा पर अवस्थित है। तो इसमें पूछा है कौन सी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है, तो 3 तो होगी नहीं, यानी 3 ये भी कट जाएगी, सी भी कट जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा, क्योंकि 3 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी चोओउ और ल्होत्से पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेयोन बोल रहा है रूपांतरित स्टार्च है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है। तो ये तीनों सही हैं। एस्पार्टेम जो है संश्लेषित मधुरक है, स्वीटनर है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और नियोप्रीन एक स्पेशल रबड़ है। जबकि रेयोन जो है ये कृत्रिम रेशा है, ना कि रूपांतरित स्टार्च। क्या है रेयोन? कृत्रिम रेशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन दे रखा है मुदकी का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध, बेदारा का युद्ध। इन्हें क्रम कालानुक्रम लगाना है। तो कालानुक्रम लगाएंगे। जो मुदकी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1845 में। 1845 में। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1781 में। 1781। सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। 1724। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है मुदकी का युद्ध। मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में। पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था 1781 में। सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। और बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 में। तो इनकी डेट याद रख लेना, ये पूछी जाती है, कालानुक्रम लगवा लेता है। जैसे सबसे पहले कौन सा हुआ है इनमें? सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, तो सबसे पहला आएगा 3। उसके बाद हुआ है बेदारा का युद्ध 1759 में। फिर 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध। अब ये किन किन के बीच हुए ये और देख लेते हैं। जैसे पहला है मुदकी का युद्ध। मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच, सिख सेना के बीच। पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1781 में हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था निजामुल मुल्क और मुबारिज खान के बीच। दक्षिण भारत में निजामुल मुल्क और मुबारिज खान और दक्कन का सूबेदार, ये दोनों एक तरफ थे और निजामुल मुल्क एक तरफ। 1759 में हुआ था बेदारा का युद्ध डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में स्थापना हुई थी कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1985 में हुई थी। पहला दे रखा है इसमें किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में हुई थी। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में हुई थी। और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1975-76 में। और ये रायपुर वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह अवस्थित है जर्मनी में। जो रूर कोयला क्षेत्र है वो किस नदी द्वारा बनाया गया है? राइन नदी। जो राइन नदी घाटी है जर्मनी की, उसे रूर नदी भी कहते हैं। तो वहाँ पर जो राइन नदी निकलती है वो निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के आसपास रूर कोयला क्षेत्र है, जहाँ से कोयले का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ये जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 49 में। ये डीपीएसपी है। तो ये क्या है? ये होगा डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवन दे रखा है और निर्माणकर्ता। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? यह बनवाया था इल्तुतमिश ने। लाल महल बनवाया था बलबन ने। जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसमें हो जाएगा डी का पहला 2 में है। लाल महल बी का चौथा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी ये क्षेत्र दे रखा है और ये अनुमति योग्य शोर का स्तर, यानी किस क्षेत्र में कितना शोर होना चाहिए। तो आवासीय क्षेत्र सबसे पहले यहाँ से भी लग जाएगा, ये कॉमन सेंस से भी लग जाएगा। अगर शांत क्षेत्र है तो शांत क्षेत्र में सबसे कम डेसिबल का शोर होना चाहिए, तो इसका होगा 50 डेसिबल। शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल।
आवासीय क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा यानी 55 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होगा शोर, कितना होगा 70 डेसिबल, यानी 70 डेसिबल तक ही मान्यता है, अनुमति है। और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल। तो इसका हो जाएगा सी का चौथा ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ महासागर दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं अधिकतम गहरा बिंदु। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। दूसरा आर्कटिक महासागर का गहरा बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु मोलोए गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है सुंडा गर्त। और अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो गर्त। डी का दूसरा ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो सबसे ऊपर रहा था चीन 2022 में। अब देख लेते हैं 2023 की क्या स्थिति है। तो 2023 में भी चाइना पहले नंबर पर है और भारत का स्थान अब दूसरा हो गया है, यानी इस्पात के उत्पादन में भारत की सेकंड रैंक है 2023 में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। सही है। प्रत्येक प्रजाति का अलग अलग स्थान होता है, ये भी सही है। तो इसके एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में कथन दे रखा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। सही बात है। जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र हैं तो भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में यानी ठंडी के समय पर होती है। इसका कारण क्या है कि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका कारण बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है। एक तरफ पहाड़ी दे रखी है और एक तरफ भारतीय राज्य की अवस्थिति। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? बिहार में। बिलारी पहाड़ी अवस्थित है कर्नाटक में। चिन पहाड़ी अवस्थित है मणिपुर में और धौसी पहाड़ी अवस्थित है हरियाणा में। यानी डी का पहला और ए का तीसरा, डी का पहला दो में दे रखा है तो पहला और डी कट जाएंगे। बिलारी पहाड़ी कर्नाटक, बी का चौथा ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, गंगा के जल को प्रदूषण रहित करना। याद रखना कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजय की थी वो थी गुजरात विजय। उसके बाद में रणथंबोर के बाद में चित्तौड़ विजय और चित्तौड़ के बाद में वारंगल विजय। तो यानी 2-1-4-3 है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ एवं उसका कार्यक्षेत्र भाग 1 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के में है। नागरिकता भाग 2 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो सबसे पहला आएगा भाग 1 ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद भाग 3 नागरिकता भाग 2, उसके बाद 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और फिर 2 मौलिक कर्तव्य भाग 4 के में है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले जो 2022 में मानव विकास सूचकांक में पहले नंबर पर था वो था हांगकांग यानी 3, उसके बाद था ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और लास्ट में चौथे नंबर पर रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? तो किस किसने किए? असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, सही है। पेन चेंज कर लेते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, सही है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना है। दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत की विजय। देवराई की लड़ाई कब हुई थी? देवराई की लड़ाई हुई थी 1659 में। 1659 दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 में। फरवरी 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी मई 1658 में। मई 1658 में हुई थी सामूगढ़ की लड़ाई। और धर्मत की विजय कब हुई थी? ये सारी लड़ाइयाँ शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच राजगद्दी को लेकर हुई हैं। धर्मत की लड़ाई हुई थी अप्रैल 1658 में। अप्रैल 1658 में। तो इनमें सबसे पहले कौन सी हुई है? फरवरी में हुई थी, फरवरी 1658 में बनारस के पास सूजा की पराजय, यानी पहला आएगा, दूसरा, फिर चौथा यानी धर्मत की विजय हुई अप्रैल में, फिर उसके बाद मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई और 1659 में देवराय की लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? ये एक संपूर्ण वायरस का टीका है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? यानी कौन सा नगर सुन्नी त्रिकोण में शामिल नहीं है? तो सुन्नी त्रिकोण में इराक में जो बगदाद है, रमादी है और टिकरित है, ये तीनों नगर सुन्नी त्रिकोण में शामिल हैं। बगदाद, रमादी, टिकरित, जबकि बसरा सुन्नी त्रिकोण में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित है और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इसे जीता था। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? ये घोषित की गई थी 2021-22 के बजट में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, यानी जो बायोडिग्रेडेबल है? जो कौन सा पदार्थ बैक्टीरियाओं द्वारा अपघटित किया जा सकता है? तो प्लास्टिक के कण, कांच की बोतल, एल्यूमिनियम फाइल या ऊन? तो ऊन है इसका, जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होगा वो होगा ऊन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। 1913 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। चटगांव शस्त्रागार छापा
1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। चिटगांव बांग्लादेश में स्थित है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1914 में। ये 1914 में इसे बोलते हैं बर्लिन समिति। बर्लिन समिति या इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, इसकी स्थापना बर्लिन में छात्रों द्वारा और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। 1929 केंद्रीय असेंबली बम कांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में स्थित विधानसभा में बम फेंका था। अब इन्हें कालानुक्रम लगाते हैं। सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में, फिर उसके बाद 1914 में बर्लिन कमेटी 1 और 3, 1 3 2 ऑप्शनों में दे रखा है। फिर उसके बाद केंद्रीय असेंबली बम कांड 4-2 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विधानसभा की सदस्य संख्या दे रखी है और एक तरफ राज्य दे रखा है। उस टाइम पर अच्छा देखते हैं, इसमें उत्तराखंड में 70 है विधानसभा सीटें, गोवा में 40 हैं, सही है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403, ये भी सही है। और मणिपुर में है 62 बता रहा है। मणिपुर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 60। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग है एक एंटीबैक्टीरियल औषधि, प्रतिजीवाणुक औषधि। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता था साजन प्रकाश ने। आपको खिलाड़ी का नाम याद रखना है, किससे संबंधित है? तैराकी से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा सही है? आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब की? यानी डॉल्फिन डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती स्तूप में। वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और एक को कारण कहा गया है। अभिकथन ए है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सही बात है। इसका कारण दे रखा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों में अधिक ठंड होते हैं, यानी पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो कारण बिल्कुल सही दे रखा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इधर राज्य दे रखा है और दूसरी तरफ उत्पादक, यानी उसमें सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो असम में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है चाय का, उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं का, और केरल में होता है रबड़ का, और गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कपास का। जबकि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो इसमें कौन सा सही है? केरल वाला सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में प्रतिपादित की गई? अगला क्वेश्चन है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में प्रतिपादित की गई थी? तो ये बात था, संविधान की मूल संरचना जो प्रतिपादित की गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें कहा गया कि
संसद को संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या नीति निर्देशक तत्व, संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ये भी सही है। तो इसके हो जाएंगे दोनों सही। जो हरित क्रांति थी वो कहाँ प्रथम हरित क्रांति कहाँ सफल रही थी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में। और प्रथम हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1965 में हुई थी। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। प्रथम हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था। गेहूं की बोनी फसल अपनाई गई थी। आगे देखते हैं। व्यक्ति दे रखे हैं और संबंधित पद। DK कर्वे ने क्या करा था? BM मालावारी देख लेते हैं। BM मालावारी ने बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करा था, बाल विवाह के विरुद्ध। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। JAD बेथून ने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। और DK कर्वे सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। A का दूसरा हो जाएगा, B का पहला हो जाएगा, C का चौथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो इस स्तनधारी का नाम है, स्तनधारी अंडे नहीं देते हैं आमतौर पर, लेकिन ये एक स्तनधारी है, एकिडना स्तनधारी है, अंडे देता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को ये किया जाता है फोटोवोल्टाइक सेल्स, यानी फोटोवोल्टाइक सेल्स द्वारा। 45वें विश्व या ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह इटली में आयोजित की गई थी। सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। ये भी सही है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अब ये इसका कुछ इतना महत्व रह नहीं जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश है, तो जो जनसांख्यिकी लाभांश है वो है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकुम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में। और काइजिलकुम मरुस्थल कहाँ पर है? काइजिलकुम है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, इसका सर्वाधिक भाग है काइजिलकुम का। और काराकुम है तुर्कमेनिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो अशोक का 12वां शिलालेख बताता है धार्मिक संश्लेषण के बारे में। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, यानी इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण से मित्रवत हो? केंद्र दे रखा है और उद्योग, तो देख लेते हैं। क्यूबा सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग होता है। डेट्रॉयट मोटर वाहन यानी ऑटोमोबाइल। और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। तो ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? ये है मार्क वैंड हे का। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? ये डिट्टो सेम क्वेश्चन 2023 में भी रिपीट हुआ था। SDG से क्वेश्चन याद कर लेने हैं आपको। 17 SDG लक्ष्य रखे गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, जिसमें SDG 2 में है शून्य भूख, SDG 4 में है गुणवत्ता परक शिक्षा देना, SDG 5 में है लैंगिक समानता,
और अंतरिक्ष अनुसंधान कोई एसडीजी में लक्ष्य नहीं रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मिलान करा रहा है। मानस अवस्थित है असम में, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र। सुंदरबन अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है, लेकिन इसने उत्तर प्रदेश दे रखा है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो ए का तीसरा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो जैता और कुंपा थे मारवाड़ से। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बागपत यही सही सुमेलित नहीं है। अमेठी मूंज के उत्पाद, अमेठी में मूंज के उत्पाद बनते हैं, सही है। आगरा चर्म उत्पाद, ओडीओपी में चर्म उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? तो जो सबसे ज़्यादा वृद्धि की है पिछले 2 वर्षों में वो की है आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 को, 1984। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1992 को। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी 1982 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1998 में। तो सभी पार्टियों की, सभी राजनीतिक दलों की स्थापना वर्ष आपको याद कर लेने हैं। तो इसमें जो सबसे पहले स्थापना हुई थी तेलुगु देशम पार्टी 3-1-2-4 ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, सही बात है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये गलत है। जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी। और 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2023 में 23 की अध्यक्षता किसने की? थाईलैंड ने। और 2024 की जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा बांग्लादेश। तो ये याद रखना है, इसका केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में, कब? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। इसे याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, सही है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी सही बात है। तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं। कथन दे रखा है और एक कारण। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, सही है। जिसका कारण दे रखा है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस रहता है, ये गलत है। कारण गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ग्रंथ दे रखा है और उनके रचनाकार। तो रागमाला लिखी थी पुंडरीक विट्ठल ने। रागमाला की रचना करी है पुंडरीक विट्ठल ने।
चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना करी है वेंकट रमण ने। राग विबोध सोमनाथ की है। रस कौमुदी श्रीकंठ की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का चौथा, बी का दूसरा, यानी रस कौमुदी नहीं, चतुर्दंडी प्रकाशिका है वेंकट रमण की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे काट दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। सही बात है। जिसका कारण था राजनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। सही बात है, बिल्कुल। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उस टाइम पे हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो भारत में निर्धनता एक बड़ी समस्या थी, गरीबी और भुखमरी। तो पहला लक्ष्य हमें उसे ही मिटाना था, यानी गरीबी को और भुखमरी को कम करना था। जिस कारण पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 वाली, वो किस पर आधारित थी? कृषि और खाद्यान्न पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिवस और मिलान कराने हैं। दिवस और घटना। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मिट्टी दिवस। डी का तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये म्यांमार का जो पेगु योमा क्षेत्र है, यहाँ से खनिज तेल निकाला जाता है, खनिज तेल। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यह है यूकेलिप्टिस। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। और महात्मा गांधी जी ने भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ये बजट से क्वेश्चन है, तो बजट से 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल आते हैं प्रीलिम्स में। बजट का आकार जो था 2020-21 का वो 5,12,860 करोड़ था। सही है। इस बजट में 10,967 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी शामिल की गई, ये भी सही है। तो दोनों सही थे इसके। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? खंबात का तट। अगला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुए हैं? नाव यानी जो मोहनजोदड़ो और लोथल है, यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से मिले हैं गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह। तो यहाँ से ही नाव के चित्रांकन और मॉडल प्राप्त हुए हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल कब किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और ये लागू हुआ था 2010 में। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 के। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? अब ये पूछ रहा है 2020-21 के अनुसार, तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ प्रमुख उत्पादक थे लौह अयस्क के। 1 और 2। प्रकाश रासायनिक धुंध में क्या होता है? ओजोन होती है। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्सचेंजर
वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, सही है। TCS वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है, ये भी सही है। ये दोनों ही आंसर सही हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यानी दे रखा है लोकसभा और चुनाव का वर्ष, तो जो 7वीं लोकसभा थी उसका जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 1980 में, ना कि 1982 में। 11वीं का हुआ था 1996 में, 9वीं लोकसभा का 1989 में, 13वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 1999 में, सही है बाकी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो दुनिया में दूसरा सबसे ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का जो शहर है वो है मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। इस रिपोर्ट पर भारत सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की गई थी पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, छठा नहीं 7वां सबसे बड़ा देश है। शेवंत संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही बात है। कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है, पूरी तरह से नहीं अवस्थित है। भारत जो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, यानी भारत का जो दक्षिण भारत है वो उष्णकटिबंधीय में आता है और उत्तर भारत उपोष्णकटिबंधीय में आता है। तो केवल 2 और 3 सही हो जाएंगे, 2 और 3 सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये होता है एडिज एजिप्टाई मच्छर के काटने से। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। और क्यूलैक्स मच्छर के काटने से हो जाता है हाथी पाँव, यानी एलिफेंट रोग, एलिफेंट डिजीज। अगला क्वेश्चन है कि देवता दे रखा है और उसकी पहचान, यानी शिव की पहचान त्रिशूल, विष्णु की पहचान चक्र, और गणेश की रस्सी या फंदा, और सरस्वती जी की बीड़ा। आगे देखते हैं। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो ये थे चार्ल्स बूथ ने लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम बताया। शोधार्थी कौन थे इनके? चार्ल्स बूथ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1977 में। आगे चलकर 1987 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थीं, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी सही है। उस समय लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई थी, जिस कारण ये क्वेश्चन बना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत 2018 में 24 जनवरी को की गई, यानी 24 जनवरी से उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है 2018 से। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में 22 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वें स्थान पर। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
मात्रा दे रखी है और एसआई मात्रक। दाब का मात्रक है पास्कल, सही है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर, ये भी सही है। ऊष्मा का मात्रक है जूल। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक दे रखा है क्यूरी। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक होगा बेकेरल, वेकेरल, बेकेरल। जबकि क्यूरी जो है गैर एसआई मात्रक है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है विश्व में चिली तांबे का सबसे प्रमुख उत्पादक है, सही है, क्योंकि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना यानी संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, इसकी स्थापना की थी यतीन्द्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष ने। अगला क्वेश्चन है पादप रोग और कारक। गन्ने का लाल सड़न रोग होता है कवक के कारण, फुई से, यानी बी का चौथा। बी का चौथा ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर तो इसका इसी से आ जाएगा। गेहूं का साहू रोग होता है कीट के कारण। और आलू का कृष्णकांत रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। और खट्टे नासर होता है जीवाणु के कारण। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लेबक अधिकता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। दोनों सही हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। सीएनजी में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड की विजेता कौन कौन थी? तो कौन थी? कैरोलिना बिलावस्का। योजना और कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 का है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 की है, यानी डी का तीसरा। डी का तीसरा 3 में दे रखा है। बी का पहला, बी का पहला ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं एल्यूमिनियम संयंत्र और अवस्थिति। दे रखा है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल। इंडाल की अवस्थिति हीराकुंड, हीराकुंड में है, सही है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को कहाँ पर स्थित है? कोरबा में, छत्तीसगढ़ में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हिंडाल्को, हिंडाल्को अवस्थित है रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को, माल्को अवस्थित है मेट्टूर में, चेन्नई के मेट्टूर में अवस्थित है, मेट्टूर। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो प्राकृतिक गैस कहा जाता है सीएनजी को ही, और सीएनजी में क्या होता है? मीथेन। सूची 1 को 2 से मिलाना है। रामानुज ने दिया था विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दर्शन, और माधवाचार्य जी ने दिया था द्वैतवाद का दर्शन। निम्बार्क ने दिया था द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य जी ने दिया था शुद्ध अद्वैत। डी का पहला ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? ये थे गुजरात, केरल और पंजाब। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो आर वेंकट रमण भी उपराष्ट्रपति रह चुके थे, फिर राष्ट्रपति बने।
डॉक्टर जाकिर हुसैन भी और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी पहले उपराष्ट्रपति रहे, फिर राष्ट्रपति बने, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो ये था हांगकांग। सतत विकास लक्ष्य और संबंधित किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी 2023 में सेम टू सेम रिपीट हुआ है। तो एसडीजी आप याद रख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन एसडीजी के हर साल देखने को मिलेंगे। एसडीजी 10 में है असमानताओं की कमी करना, एसडीजी 13 में है जलवायु परिवर्तन को रोकना, और एसडीजी 14 में है जल में जीवन, जल के नीचे जीवन, और एसडीजी 15 में है भूमि पर जीवन। यानी डी का दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। समाचार पत्र या पत्रिका और प्रकाशन का स्थान। स्वदेश पत्रिका का प्रकाशन होता है गोरखपुर से। भारत बंधु का प्रकाशन हाथरस से। सत्यवादी का प्रकाशन आगरा से, और शक्ति का प्रकाशन होता है अल्मोड़ा से। यानी ए का चौथा, ऑप्शन नंबर ए, बी का तीसरा ठीक, सी का पहला, सत्यवादी का प्रकाशन आगरा से, और शक्ति का प्रकाशन होता है अल्मोड़ा से। LVS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? यानी LBS की फुल फॉर्म पूछी है इसने, तो इसकी फुल फॉर्म है लीड बैंकिंग स्कीम, अग्रणी बैंकिंग योजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल युद्ध देश है? तो ये है दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया, बाकी सब सीमाओं पर स्थित हैं। स्थल युद्ध देश ऐसे देशों को कहते हैं जिस देश की सीमा किसी बड़ी झील या समुद्र से नहीं लगती, तो उसे बोलते हैं स्थल युद्ध देश। बाकी इन सब की सीमा समुद्रों से लगती है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया था? 1996 में, यानी पेशा एक्ट 1996 में। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कबींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है? ये अवस्थित है मणिपुर की लोकटक झील में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की एक खास बात यह है कि इसे भारत का या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, क्योंकि ये झील में अवस्थित है और यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है फुमडी नामक वनस्पति इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में ही एक हिरन पाया जाता है जिसे बोलते हैं डांसिंग हिरन। उसका नाम है सांगा हिरन, जिसे डांसिंग हिरन भी बोलते हैं, डांसिंग डियर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो वो है महानदी घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरोरा बांध मिर्जापुर में है, अडवा भी मिर्जापुर के आसपास ही है, बघेलखंड बांध बघेलखंड में है, और बटुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। ज्योतिबा फुले संबंधित थे, किससे संबंधित थे? जाति विरोधी आंदोलन से। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। अच्छा, जो तरंगें आती हैं सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में, तो जो सूर्य से आ रही हैं उन्हें बोलते हैं लघु तरंग सौर विकिरण, और जो आने के बाद में पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तरंगों को, उसके बाद जो पृथ्वी द्वारा निकाला जाता है, उत्सर्जन किया जाता है तरंगों का, उसे बोलते हैं दीर्घ विकिरण। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है वो दीर्घ विकिरण से होता है, यानी पृथ्वी द्वारा निकाले गए ऊष्मा से, ना कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा से। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है?
CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता। इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो जुड़ी थे, ये जो यूनियन जुड़ा था वो जुड़ा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। और इसका यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जुड़ा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से। अगला है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ जुड़ा था भारतीय जनता पार्टी से। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जुड़ी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ही। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो ये मिलता है बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल। भारत के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश में भी, जैसे NCR वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्सेनिक प्रदूषित जल है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी। तो हमारा ये 2022 का प्रीवियस ईयर यूपी PCS प्रीलिम्स का पूरा पेपर होता है। इससे आगे वाली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 2021 का यूपी PCS प्रीलिम्स का पेपर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।